फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ए अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन या डी दहन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवक्षेपण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन या डी अवक्षेपण। तो इस तरह की अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संक्षारण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन, बी अवक्षेपण, सी उपचयन या डी संयोजन। तो जो संक्षारण होती है वह एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण या विस्थापन या डी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इस तरह के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया जो है वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक या डी ऑक्सीकारक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी उपचयन अपचयन या डी द्विप अपघटन। तो जो श्वसन होता है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है यानी क्या निकल जाता है? ए OH माइनस आयन या H प्लस आयन, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा OH माइनस आयन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल या डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनसे या जिनके खट्टे स्वाद होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी घोल को लाल बना देता है वह क्या कहलाता है? ए अम्ल, बी लवण, सी भस्म या डी क्षार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्ल। अगर नीला से लाल बना दे तो वो है अम्ल, और यदि लाल से नीला बना दे तो वो है क्षार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्ल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? ए pH 7, बी pH 14, सी pH 0 या डी pH 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी pH 0। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि लिटमस व्यंजक या लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। ठीक है, जो कि निकाला जाता है किससे? ए लाल, बी लाइकेन, सी पत्ता गोभी हल्दी या डी पेटूनिया फूल।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाइकेन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी जल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग CaOCl2 बोलते हैं, यानी यही इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी या लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? ए संश्लेषित, बी प्राकृतिक, सी प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों, या डी अन्य। तो जो हल्दी और लिटमस पत्र होते हैं वो एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपघटन, सी ऊष्माक्षेपी या डी विघटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्माक्षेपी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस परत का रंग किस प्रकार का होता है? ए काली, बी श्वेत यानी उजला, सी पीला या डी भूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी काली होती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है यानी हार्ड होता है? ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड या डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए 7, बी 2, सी 9 या डी 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 7। देखिए एक तरफ होता है, एक सेकेंड, एक तरफ होता है अम्ल, एक तरफ होता है क्षार और बीच में होता है उदासीन। ठीक है। अगर 7 होगा तो ये उदासीन होगा, 7 से अधिक कम होगा तो ये अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो ये क्षार होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए मेथनोइक, बी टार्ट्रिक, सी लैक्टिक या डी ऑक्जेलिक। तो इमली में जो है वो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊष्माशोषी, बी रेडॉक्स, सी अवक्षेपण या डी ऊष्माक्षेपी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है। ठीक है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दानेदार जास्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस निकलता है यानी कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ठीक है। ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? ए कम क्रियाशील, बी अधिक क्रियाशील, सी समान क्रियाशील या डी अन्य। तो जो जिंक तथा लेड होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन या डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक परिवर्तन।
देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसे परिवर्तित करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है और वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसे परिवर्तित करने के बाद वह फिर से उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में पहले थी, ठीक है। यानी कि भौतिक परिवर्तन से कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ए लाल और चमकदार, बी नीला, सी श्वेत या डी हरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्वेत, उजला, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक, बी साइट्रिक, सी मेथेनोइक या डी एसिटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी खड़िया, सी संगमरमर या डी चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? ठीक है, ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विरंजक चूर्ण, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जस्ता एक अयस्क है किसका? ए जिंक ब्लेड, बी बॉक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड या डी सिनेबार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक ब्लेड का, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ए लोहा, बी सोना, सी पोटेशियम या डी एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोना, ठीक है, जिसका सिंबल AU होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? ए कैल्शियम, बी निकेल, सी मैग्नीशियम या डी पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम। इसका संकेत होता है Ca, निकेल का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg और पोटेशियम का होता है K, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े को पतला से पतला तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? ए तन्यता, बी कठोरता, सी आघातवर्धनीयता या डी चालकता। तो देखिए बोल रहा है कि पतला से पतला तार खींचा जाना, इसका मतलब वो तन्य होगा। तन्य का मतलब होता है लचीला, लचीला होगा, ठीक है। और एक होता है आघातवर्धनीयता, इसका मतलब उसे हम लोग पीट करके पतला से पतला चादर बना सकते हैं, यानी पीट कर पत्थर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है आघातवर्धनीयता। और जो खींच करके लंबा तार बना सकते हैं और पतला से पतला तार, उसके लिए होता है तन्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तन्यता, ठीक है, यानी लचीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यानी इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? ए कार्बन, बी आयोडीन, सी सल्फर या डी ब्रोमीन। तो आप सबको पता होगा कि जो ब्रोमीन होता है वो चमकीला होता है, जो कि अधातु है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, ए सोना, बी पोटेशियम, सी सिल्वर या डी लेड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम। इसीलिए पोटेशियम को हम लोग किरोसिन में छुपा के रखते हैं, किरोसिन, ठीक है, यानी किरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में छुपा के रखते हैं ताकि ये जल के साथ अब क्रिया ना करे। और इसे भी और सोडियम को भी हम लोग किरोसिन में छुपा के रखते हैं, ठीक है, यानी पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन में छुपा के रखते हैं ताकि जल से अभिक्रिया ना करे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ए निम्न, बी उच्च, सी समान या डी सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च होते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या है? ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय या डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्षारीय, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम या डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए लोहा, बी मरकरी, सी चांदी या डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मरकरी। और मरकरी को हम लोग पारा भी कहते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 और इसका संकेत होता है Hg, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा करके रखी जाती है? ए सल्फर, बी श्वेत फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस या डी आयोडीन। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है इसे हम लोग पानी में छुपा के रखते हैं और सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में छुपा के रखते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये आग लग जाएगी इसमें, ठीक है। जबकि लाल फास्फोरस को आप लोग माचिस के जो डिब्बी होता है उस पर देखिए लगा होता है, जो लाल फास्फोरस होता है माचिस के डिब्बी पर, तिल्ली पर लगा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताम्र यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए पीतल, बी ड्यूरालुमिन, सी कांसा या डी सोल्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कांसा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए स्टील, बी उपधातु, सी गन मेटल या डी सोल्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोल्डर कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर हाइड्राइड, सी कॉपर ऑक्साइड या डी कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सिरका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिरका क्या है? एक उपधातु, एक धातु, एक अधातु या डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो होता है वो एक उपधातु है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातु को पीट कर पतला पत्थर बनाया जा सकता है, यह धातु किस गुणधर्म को बदलता है या बदलाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है वो आघात वर्धनीयता के कारण, और जो खींच करके पतला से पतला तार बनाया जा सकता है वो होता है तन्यता के कारण, तन्यता के कारण, ठीक है। और यहाँ पर होगा आघात वर्धनीयता कारण, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इससे क्या कहते हैं? ए पारद मिश्र धातु, सी आयरन मिश्र धातु, सी अमलगम या डी मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमलगम, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एल्कोहल पेय जल के लिए
यानी पेय के लिए उपयुक्त है? ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी हेक्सेनॉल या डी प्रोपेनॉल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एथेनॉल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? ए 391 केल्विन, बी 334 केल्विन, सी 351 केल्विन या डी 111 केल्विन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 334 केल्विन। ठीक है। और क्लोरोफॉर्म को सुंघाने पर आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है? ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी इथेन या डी बेंजीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इथेन। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रबड़ जो है निम्न में से किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी प्रोपिन, सी एथिलीन या डी एसिटिलीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आइसोप्रीन का रबड़ जो है एक बहुलक है। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।